हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एक ऐसा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन जो कि हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। और ये जो डेरिवेशन है 2024 के बोर्ड एग्जाम में पूछा भी गया है। कौन से सेट में पूछा गया है तो आपको बता दें 346 FS सेट है हमारे पास। ये पूरा पेपर पड़ा हुआ है। इस पूरे पेपर का सोल्यूशन हमने आपको प्रोवाइड कर दिया है, जो कि इस वीडियो में हमने आपको बताया है। 4 घंटे की ये वीडियो है। ये वीडियो जाके देख लीजिएगा। इसमें डिटेल में आपको पूरा पेपर सोल्यूशन कराया गया है और उसी का एक डेरिवेशन ये है जो कि आज हम सॉल्व कराएंगे। अब ये जो डेरिवेशन है आपको उस वीडियो में हमने क्यों नहीं सॉल्व कराया, वो इसलिए क्योंकि ये जो डेरिवेशन है ये लेंस चैप्टर का है। और आपको पता है कि लेंस चैप्टर का जितने भी डेरिवेशन होते हैं उनको समझाने के लिए मैक्सिमम 30 से 40 मिनट लगते हैं। और हम चाहते थे कि आपको इसको प्रॉपर डिटेल में समझाया जाए, इसीलिए हमने आपको कहा था कि ये जो डेरिवेशन हम आपको अलग वीडियो में कराएंगे। अब ये जो डेरिवेशन है लगभग 5 नंबर में, यानी कि वेरी लॉन्ग क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। अब 2024 में कैसे आया था ये बताने से पहले आपको बता दें, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी ही इंफॉर्मेटिव और इंपॉर्टेंट वीडियोस आपके पास आती रहे। ज्यादा से ज्यादा वीडियो कर दे शेयर, ताकि और भी लोग जुड़ जाए। अपने कमेंट्स शेयर आउट आप यहाँ पे, या हमारा इंस्टाग्राम आईडी भी है मेडिको स्पेलिंग साक्षी मिश्रा के नाम से, आप वहां पे अपने डाउट्स पूछ सकते हो। अब 2024 में इसी डेरिवेशन को कैसे पूछा गया था, हालांकि इस डेरिवेशन को कुछ अलग टाइप से भी पूछा जाता है, लेकिन 2024 में इसको कैसे पूछा गया था, यौगिक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में प्रतिबिंब का बनना जो होता है इसका आप पहले किरण आरेख बनाइए। यानी कैसे संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में प्रतिबिंब यानी इमेज बनता है, आप उसका प्रतिबिंब का जो किरण आरेख है यानी डायग्राम है वो पहले बताइए। और इसी में एक क्वेश्चन और भी पूछा है कि डायग्राम के बाद आपको इसका आवर्धन क्षमता जो m होता है उसको भी कैलकुलेट करना है, यानी उसका सूत्र भी निकालना है। अब सबसे पहले समझते हैं कि आखिर जो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी होता है वो क्या होता है। अब आपके पास मान लीजिए कोई एक छोटा सा वस्तु है या ऐसा छोटा सामान है जिसको आप आसानी से अपने नॉर्मल आंखों से नहीं देख सकते, तो आप उसके लिए क्या करते हो, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करते हो। यह एक ऐसा प्रकाशिक यंत्र होता है जिसकी मदद से आप बहुत छोटे से छोटे चीजों को भी, या जो माइक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको भी बड़े आसानी से देख सकते हो। तो ये जो काम करता है वो कौन करता है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का ये कार्य होता है। अब इसको लिखेंगे कैसे, ये आपको वहां पे डेरिवेशन में लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप समझना चाहते हैं तो आप अपने रफ या नोटबुक में ये लिख लीजिएगा कि एक ऐसा प्रकाशिक यंत्र है जिसके द्वारा अत्यधिक छोटी वस्तु के बड़े प्रतिबिंब देखे जा सकते हैं। ये आप लिख सकते हैं अपने जानकारी के लिए, बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए। बाकी अब हम देखेंगे इसका डायग्राम, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो रोल प्ले करता है डेरिवेशंस में वो डायग्राम ही प्ले करता है। अगर आपने डायग्राम क्लियरली समझ लिया तो आप पूरा डेरिवेशन आराम से कर लोगे। अब देखो मैक्सिमम 30 मिनट आपका हमको चाहिए, जिसमें से 15 मिनट में आपको प्रॉपर डायग्राम समझा दूंगी और 15 मिनट में पूरा डेरिवेशन खत्म। क्लियर। अब सबसे पहले कैसे इसका डायग्राम बनाया जाता है, हमें चाहिए इसमें 2 लेंस, एक पतली नली और एक वस्तु चाहिए, जिससे हम अपने आप ही इमेज बना देंगे। और उसी इमेज से दूसरे वाले लेंस से उसी जो आभासी इमेज बनेगा उसको हम वस्तु मान लेंगे, और इसके लिए हम सेकंड वाला ही इमेज भी बना लेंगे। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हमें चाहिए एक नली। अब ये मान लो कि हमने एक ले लिया क्या, नली। अब यहाँ पे डायग्राम में नली तो मोटी दिखेगी नहीं, एक पतली रेखा से ही समझना पड़ेगा। तो ये एक नली हो गई, जिस पर हम क्या लेंगे, एक वस्तु A और B लेंगे। क्या लेंगे, एक ये हमने वस्तु ले लिया जिसका नाम हमने रख दिया भैया A और B। क्लियर। ये पहला वस्तु हमने लिया, और पहले वस्तु के लिए हम लेंगे लेंस 1। क्या लेंगे, एक छोटा सा लेंस। एक मिनट, वस्तु और छोटी बना देते हैं क्योंकि हमें एक और वस्तु बनानी है जो इससे बड़ी होगी, तो वस्तु को हम थोड़ा छोटा ही लेंगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, एक छोटा सा लेंस भी बनाएंगे। एक छोटा सा क्या बनाएंगे, लेंस बनाएंगे। तो ये आपका एक छोटा सा लेंस हो गया। लेंस थोड़ा सा टेढ़ा बना है, आप इतना एडजस्ट कर लीजिएगा क्योंकि इतने अच्छे से यहाँ पे बोर्ड पे नहीं बन पाएगा। तो ये हो गया आपका एक लेंस और एक छोटी सी वस्तु। अब आपको पता है कि जब भी कोई प्रकाश की किरण किसी लेंस के
मुख्य फोकस बिंदु से होकर जाती है तो वो कहां से जाती है, या कह सकते हैं किसी लेंस के जब मुख्य फोकस दूरी से या मुख्य अक्ष से जाएगी तो वो सेकंड फोकस दूरी से निकलेगी। इतनी चीज क्लियर है। अब पहले हमने जब पहला लेंस माना है, ये हमने जो पहला लेंस माना है, इस लेंस का जो केंद्र हम मानेंगे, लेंस पहले अच्छे से बना देते हैं क्योंकि तभी आपको डायग्राम अच्छे से क्लियर होगा। तो ये पहले हमारे पतली नली हो गई। अब इस पे हम दो लेंस लेंगे। एक लेंस मान लीजिए हमने ले लिया ये, जिसका नाम हम रख देंगे क्या, L1, और एक सेकेंड लेंस हम इसी के सामने इससे जस्ट बड़ा लेंगे, जो कि अभी हम नहीं बना रहे हैं, बाद में बना देते हैं। देखो सबसे पहले पहली वस्तु हो गई। अब पहली वस्तु के लिए पहले लेंस का केंद्र जो होगा वो हम क्या मानेंगे, O मानेंगे। क्या मानेंगे, O मानेंगे। अब हमने जब पहला वस्तु ले लिया और पहली आपका क्या ले लिया, लेंस ले लिया, तो आपको पता होगा जब किसी लेंस के मुख्य अंश के सामने कोई प्रकाश की किरण जाती है, आपने पढ़ा होगा जो प्रकाश क्या कर सकते हैं, प्रकाश किरण या किरण प्रकाश की जो चैप्टर है उसमें आपने पढ़ा होगा कि जब कोई प्रकाश की किरण लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर से जाती है तो वो द्वितीय फोकस से होकर जाती है। और आपने ये भी पढ़ा होगा कि जब कोई प्रकाश की किरण लेंस के वक्रता केंद्र या प्रकाशिक केंद्र से होके जाती है तो वो भी किरण कहां से जाती है, मुख्य फोकस या द्वितीय फोकस से ही होके जाती है। तो सबसे पहले हम कोई प्रकाशिक किरण लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर से जब गुजारेंगे तो ये क्या करेगा, ये तो हो गया आपका केंद्र O हो गया लेंस का। अब यहाँ मुख्य अक्ष के समांतर से जब हम कोई किरण गुजारते हैं तो ये द्वितीय फोकस से होकर जाता है। कहां से, द्वितीय फोकस से होकर जाता है। सेम इसी तरह जब हम कोई सेकंड किरण यहाँ कहां से, आपके ये जो प्रकाशिक केंद्र है, पहले लेंस का जो प्रकाशिक केंद्र है, जब सेकंड किरण हम यहां से गुजारेंगे, इस तरह से प्रकाशिक केंद्र से गुजारेंगे तो ये किरण भी क्या करेगी, ये किरण भी मुख्य अक्ष के समांतर ही जाएगी, यानी यहाँ कहीं मिलेगी। ठीक है, यहाँ कहीं मिल रही है। अब जहां पे ये दोनों किरणें आपस में टकरा रही हैं, ये यहाँ पे आपस में टकरा रही हैं, तो यहाँ पे एक छोटू सा इमेज बनेगा। और वो छोटू सा इमेज कैसा बनेगा, आभासी बनेगा, यानी रियल इमेज नहीं बनेगा, रियल इमेज नहीं बनेगा, आभासी इमेज बनेगा, आभासी प्रतिबिंब बनेगा। क्लियर, पहले लेंस का सभी डाउट क्लियर हो गए। पहले हम कोई वस्तु लेंगे, AB वस्तु, इसको हम पहले लेंस केंद्र से एक बार गुजारेंगे और एक बार लेंस के मुख्य अक्ष से गुजारेंगे। अब आपको पता है कोई प्रकाश की किरण जब लेंस के मुख्य अक्ष से गुजरती है तो ये द्वितीय फोकस से होकर गुजरती है। और हमने ये भी पढ़ रखा है कि जब हम प्रकाशिक केंद्र से या वक्रता केंद्र से गुजारते हैं तो वो भी मुख्य फोकस दूरी या कह सकते हैं सेकेंड फोकस दूरी से गुजरती है। पहले लेंस की चीजें क्लियर। अब ये जो पहला लेंस है, ये जो पहला लेंस है, अब मान लीजिए हमने पहले लेंस का नाम क्या दे दिया, पहले लेंस का नाम दे देंगे हम अभिदृश्यक। क्या दे देंगे, अभिदृश्यक दे दिया। और अब हम बनाएंगे क्या, सेकेंड लेंस। अब ध्यान दीजिए, पहले लेंस की तुलना में जो आपकी दूसरी लेंस होगी वो बहुत बड़ी होगी। ठीक है, तो जो हम सेकेंड लेंस बनाएंगे, याद रखिए जो सेकेंड लेंस आप बनाएंगे वो पहले लेंस के अकॉर्डिंग बड़ी होनी चाहिए। तो पहले लेंस के अकॉर्डिंग हमने एक बड़ा सा लेंस इधर ड्रॉ कर लिया। इसको भी हम ब्लू ही कलर से कर लेते हैं क्योंकि ब्लैक वाला नहीं चल रहा है। तो देखो ये हमने एक सेकेंड लेंस बनाया है जो कि इससे काफी ज्यादा बड़ी होगी। ठीक है, ये हो गया आपका सेकेंड लेंस। लेंस उतना अच्छा नहीं मुझसे बन रहा है लेकिन आप समझ जाइएगा। अब इस लेंस का जो हम मुख्य अक्ष मानेंगे या मुख्य केंद्र या मुख्य प्रकाशिक केंद्र जो मानेंगे वो क्या मान लेंगे, E मानेंगे। ठीक है, पहले लेंस का मुख्य अक्ष या प्रकाशिक केंद्र हमने क्या माना, O माना। दूसरे लेंस का हमने E मान लिया है। अब ध्यान दीजिएगा, दूसरे लेंस का नाम हम क्या रखेंगे, नेत्रिका रख सकते हैं या अभिनेत्र भी आप रख सकते हैं। क्या रखेंगे, नेत्रिका रखेंगे या इसी को आप अभिनेत्र भी कर सकते हो। क्लियर,
ये हो गया लेंसों की चीजें। अब जब हमने पहले लेंस के सामने एक छोटा सा रियल वस्तु, ये कैसी वस्तु है, वास्तविक वस्तु है, ये भी आप लिख लीजिएगा, वास्तविक वस्तु है। अब जब एक छोटी सी वास्तविक वस्तु एक पहले लेंस पहले का नाम देंगे L1, लेंस दूसरे का नाम दे देते हैं L2, ठीक है, क्लियर। अब पहले लेंस के जब मध्य अक्ष से गुजारा हमने तो एक द्वितीय फोकस से होकर गुजरेगी, और द्वितीय फोकस पर जब ये दोनों किरणें आके मिलती हैं तो एक आभासी इमेज, एक नकली इमेज या नकली प्रतिबिंब बनता है, असली वस्तु से नकली इमेज बनेगा, क्लियर। ये क्लियर हो गया। पहले लेंस से जो इमेज बनेगा उसका नाम हम क्या दे देंगे, ये ए बी वस्तु था तो इमेज का नाम हम दे देंगे ए डैश बी डैश, क्या दे देंगे इमेज का नाम, इमेज के नाम हम दे देते हैं यहाँ पे ए डैश और बी डैश, ठीक है, बी डैश। ये हो गया पहले लेंस से बने इमेज। अब पहले लेंस से जो इमेज बनी है ये इस दूसरे लेंस के लिए, ये इस नेत्रिका लेंस या दूसरे लेंस के लिए रियल वस्तु का कार्य करेगी। किसका कार्य करेगी, रियल वस्तु का कार्य करेगी। यानी पहले वस्तु से हमने बनाया एक आभासी इमेज, ये आभासी इमेज जो बन रहा है ये दूसरे लेंस के लिए एक आभासी वस्तु का कार्य कर रहा है। क्या कर रहा है, आभासी वस्तु का कार्य कर रहा है। अब जब ये आभासी वस्तु को हम क्या करेंगे, एक बार मुख्य अक्ष के समांतर भेजेंगे तो फिर से यही घटना होगी, ये इधर ऊपर के साइड जाएगा, और एक बार जब इधर हम केंद्र से गुजारेंगे तो भी यहाँ से एक किरण या प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के फोकस दूरी से गुजरेगी। अब मान लीजिए हमने इस नली को थोड़ा सा और बढ़ा लिया, और एक बार हम प्रकाश की किरण क्या करेंगे, एक बार हम प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर भेजेंगे। तो मान लीजिए एक बार हमने ये प्रकाश की किरण क्या करी, मुख्य अक्ष के समांतर भेजी, तो ये प्रकाश की जो किरण है वो द्वितीय फोकस के सामने से निकल जाएगी, यानी ऐसे चली जाएगी जैसा कि हमने यहाँ पे किया था। पहले मुख्य अक्ष के समांतर भेजा, द्वितीय फोकस से चली गई। फिर यहाँ से जब हमने इस प्रतिबिंब को वस्तु मान लिया इस लेंस के लिए, अभी आप ये लेंस और ये वस्तु भूल जाइए, अभी केवल इस लेंस और इस वस्तु की बात कीजिए। ये जो है बना है ये क्या बन गया है, इस लेंस के लिए आभासी वस्तु का कार्य करेगा, आभासी वस्तु का कार्य करेगा। किसके लिए, तो लिख देते हैं L2 के लिए, क्लियर। L2 यानी कि लेंस दूसरे के लिए ये आभासी वस्तु का कार्य कर रहा है। अब जब लेंस दूसरे के लिए ये आभासी वस्तु का कार्य करेगा तो मान लीजिए हमने इसकी एक प्रकाश की किरण लेंस दूसरे के से या लेंस दूसरे के लिए इसके मुख्य अक्ष के समांतर भेजा, तो ये क्या हो जाएगी, द्वितीय फोकस से बाहर निकल जाएगी। सेम इसी तरह जब हम एक और प्रकाश की किरण क्या करते हैं, इसके वक्रता केंद्र या प्रकाशिक केंद्र से यहां से गुजारते हैं, वक्रता केंद्र या प्रकाशिक केंद्र से गुजारते हैं, तो ये भी द्वितीय फोकस से चली जाएगी। लेकिन इस बार आप थोड़ा सा ध्यान दें, पहले लेंस में जब हमने किरणें गुजारी थी तो ये कहीं पे आके मिल रही थी, लेकिन जब दूसरे लेंस के प्रतिबिंब से या कह सकते हैं दूसरे लेंस के लिए जो हमने आभासी वस्तु माना है, इससे अगर हम प्रकाश की किरणें निकाल रहे हैं और एक बार मुख्य अक्ष से एक बार प्रकाशिक अक्ष से गुजार रहे हैं, तो ये किरणें कहीं भी आपस में मिलती हुई नजर आपको नहीं आएंगी। ये क्लियर हो गया, यहाँ तक डायग्राम क्लियर हुआ। पहले हमने एक लेंस लिया, इस लेंस के सामने एक छोटी सी वस्तु लेंगे जो कि रियल यानी कि वास्तविक इमेज होगी, जिसका नाम हम ले लेंगे ए और बी। अब ए और बी को दो जगह से हम किरणें गुजारेंगे, लेंस के पहले मुख्य अक्ष से गुजारेंगे, द्वितीय फोकस से होकर जाएगी, फिर लेंस के प्रकाशिक केंद्र से गुजारेंगे, द्वितीय फोकस से होकर जाएगी, और जो पहले लेंस से किरणें निकल के जाएंगी वो कहीं पे मिलेंगी। लेकिन जब हम इसके जो पहले लेंस से वस्तु से जो प्रतिबिंब मिला है, अब ये दूसरे लेंस के लिए आभासी वस्तु का कार्य करेगी, यानी नकली वस्तु का कार्य करेगी। जब ये नकली वस्तु का कार्य कर रही है दूसरे लेंस नेत्रिका के लिए, तो अब नेत्रिका से जब हम वही क्रिया फिर से करेंगे, यानी एक बार किरण मुख्य अक्ष के समांतर से गुजारेंगे और एक बार किरण प्रकाशिक अक्ष के समांतर से गुजारेंगे, लेकिन इस बार ये किरणें कहीं भी आपको मिलती हुई नजर नहीं आएंगी। क्लियर, ये किरणें आपको कहीं मिलती हुई नजर नहीं आ रही है, ये इस तरह से फैलती जाएंगी मतलब ये इस तरह से फैलती ही जाएंगी, कहीं भी अनंत पे भी ये नहीं मिलने वाली है। तो हम कैसे मिलाएंगे इसको, तो ध्यान दीजिए, आपको इसको मिलाने के लिए इसको पीछे की साइड बनाना पड़ेगा। कहाँ बनाना पड़ेगा,
पीछे की साइड बढ़ाना पड़ेगा। तो ये हो गया पहला वस्तु जिसकी प्रतिबिंब ये बन गई। ये हो गई दूसरी वस्तु, या कह सकते हैं ये दूसरे लेंस के लिए ये वस्तु का कार्य करेगी। अब ये दूसरे लेंस के लिए जो वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा वो कहाँ बनेगा, ये ध्यान दीजिए। हम इन दो किरणों को जो आपस में कहीं मिल नहीं रही हैं, अगर उसको पीछे के साइड बढ़ाएंगे तो जरूर कहीं ना कहीं मिल जाएगी। तो पहले इसको पीछे की साइड बढ़ाते हैं। जब हम इन किरणों को, ये जो पहली किरण है इसको इस तरह से पीछे की साइड बढ़ा दें, और ये जो सेकंड किरण है इसको भी अगर हम पीछे की साइड बढ़ा दें, तो ये दोनों किरणें जो हैं वो कहीं ना कहीं आके अपना मिलेगी। ठीक है, मान लो यहां पे ये किरणें आके मिल रही हैं। कहां पे, यहां पे। तो ये किरणें जहां पे आके मिलेंगी वहां पे एक और प्रतिबिंब बनेगा। अब वो प्रतिबिंब किसका है, ध्यान दीजिए। ये जो आभासी वस्तु हमने लेंस दूसरे के लिए माना है, इस लेंस दूसरे के आभासी वस्तु के लिए इमेज कहां पे बन रही है। मान लो हम इस वाले लाइन को थोड़ा सा और बढ़ा दें तो इमेज जो है वो यहाँ पे आके कुछ बन रही है, यहाँ पे आके बनेगी। कहां पे बनेगी, इधर आके बनेगी, यानी पहले वस्तु से पीछे बनेगी। और कैसी बनेगी, तो जैसा आपका प्रतिबिंब, जैसा आपका आभासी वस्तु है वैसा ही प्रतिबिंब बनेगा। यानी प्रतिबिंब मान लीजिए हमने ए डैश और बी डबल डैश मान लिया है। ठीक है, ये आपका ए बी वस्तु था और ये आपका ए डैश बी डैश प्रतिबिंब था। पहले वस्तु के लिए पहला प्रतिबिंब, क्लियर। पहले वस्तु पहले लेंस से पहला प्रतिबिंब। अब दूसरे लेंस के लिए हमने इस जो आपका आभासी प्रतिबिंब बना था पहले लेंस से, उसको हम क्या मान लेंगे, इस वाले लेंस के लिए आभासी वस्तु मान लेंगे। अब जब आभासी वस्तु मान लेंगे फिर से वही क्रिया करेंगे तो ये f2 में कहीं मिलेगी नहीं, द्वितीय फोकस में कहीं मिलेगी नहीं, बढ़ती ही चली जा रही दूरी। तो हम क्या करेंगे, इसको पीछे की साइड बढ़ाएंगे। जैसे ही हम इसको पीछे की साइड बढ़ाएंगे तो ये कहीं ना कहीं, अब डैश डैश का मतलब ये है कि जो हम पीछे की साइड बढ़ाते हैं वो होती है फेक इमेज, रियल इमेज नहीं होती, फेक किरणें। ये कैसी किरणें हैं, वास्तविक किरणें हैं जो सीधी एक ही दिशा में चल रही है। लेकिन जो डैश डैश करके हमने पीछे बढ़ाया है ये आपकी वास्तविक किरणें नहीं है। तो इसको पीछे बढ़ाने पर ये जहां पे आके मिलती हैं वो क्या हो जाता है, वहां पे एक और प्रतिबिंब बन जाता है। अब ये जो आभासी वस्तु था इसका प्रतिबिंब देखिए आप कैसा है, बड़ा है। आभासी वस्तु कितनी सा है, इतू सा है। अब इस इतू से प्रतिबिंब का इतना बड़ा इमेज बन गया। यानी मान लीजिए हमने एक यहाँ पे आभासी वस्तु रख दिया है जो कि क्या है, ए डैश बी डैश है। अब एक बार हमने किरण यहाँ से गुजारी, एक बार यहाँ से गुजारी, दोनों को पीछे आके मिलाएंगे, यहाँ आके मिल रहा है। अब इतना सा जो प्रतिबिंब था वो इतना बड़ा बन गया। क्लियर, यानी कि ये डायग्राम एक बार आखिरी बार आपको समझा रहे हैं, अब ध्यान से देखिएगा। अभी डायग्राम में कुछ चीजें नाम देनी रह गई है। जैसे पहले लेंस के लिए जो फोकस दूरी होगी वो हम क्या मान लेंगे, मान लीजिए पहले लेंस की फोकस दूरी आपका क्या है, FO है। FO क्यों है, क्योंकि पहले लेंस का केंद्र हमने क्या माना है, प्रकाशिक केंद्र O मान रखा है। तो इसकी जो फोकस दूरी क्या होगी, वो क्या होगी, FO होगी। क्लियर। अब अगर सेकेंड लेंस की बात करें तो इसका प्रकाशिक केंद्र क्या मान रखा है, E मान रखा है। तो इसकी फोकस दूरी क्या लेंगे, FE लेंगे। तो इसकी फोकस दूरी हम कहा लेंगे, इसकी जो फोकस दूरी होगी वो मान लीजिए हमने इस वस्तु और इस केंद्र के बीच में यहां पे लेंगे। इसकी फोकस दूरी जो कि क्या होगी, FE होगी। क्लियर इतनी चीजें। अब हम इसकी दूरियां भी यहीं पे देखेंगे। मेन जो चीज है वो इस डायग्राम में कौन से वस्तु की दूरी कहां पे है और कौन से प्रतिबिंब की दूरी कहां पे है वो समझना है। इतनी चीजें क्लियर हो गई, आपको ये आधा डायग्राम क्लियर हो गया होगा। अब थोड़ा सा डायग्राम और रह गया है। अब ये जो पहले लेंस से हमने किरणें गुजारी हैं, मान लीजिए हमने यहाँ पे आपका क्या रख दिया, कोई एक नेत्र लगा दिया, कोई एक नेत्र लगा दिया, जिससे हम क्या कर रहे हैं, इस सूक्ष्मदर्शी में देख रहे हैं। ये हो गया किसी एक इंसान का नेत्र। मान लीजिए ये आपके X का नेत्र हो गया, किसका नेत्र, X का नेत्र, जिसकी नेत्र में आप खो गए हैं उसका नेत्र। ठीक है। अब जब आपकी X यहां से देख रही है, हालांकि आपको नहीं देख रही, वो लेंस सूक्ष्मदर्शी में देख रही है, तो जैसे ही आपकी X यहां से देखेगी तो उसको भी एक इमेज या एक किरण दिखाई देगी। अब आपको आपकी जो X है उसको कौन सा इमेज या किरण दिखाई दे रहा है, तो जैसे ही वो आपकी X इधर देखेगी तो इधर से भी क्या बनेगा,
एक थोड़ा सा डैश डैश करके लाइन बनेगी जो कि सेम इसी पे आके, इसी किरण पे आके मिलने वाली है। ठीक है, जो कि सेम इसी किरण पे आके मिलेगी। यानी अगर हम इससे जो आंखों से बन रही किरणें हैं उसको भी बढ़ाएंगे तो ये भी सेम इसी किरण में आके मिलने वाली है। ठीक है, मेरा थोड़ा सा टेढ़ा बन रहा है, लेकिन आप डायग्राम में जब देखेंगे तो दोनों किरणें एकदम एक ही दिशा में बनेंगी और एक ही जगह बनेगी। यानी आंखों से देखी गई जो किरणें हैं वो भी यहाँ पे प्रतिबिंब को दिखा रही हैं, और जो ये दोनों मुख्य जो दोनों हमने जो प्रकाश किरण निकाली थी जो कहीं पे मिल नहीं रही थी, वो जब पीछे मिल रही हैं उसी जगह पे आपके आंखों से भी किरणें आके मिल रही हैं। यानी मान लो मैं इधर से अगर देख रही हूँ ऐसे करके, मैं अगर इधर से देख रही हूँ तो मुझे ये किरणें कहाँ दिख रही हैं, वहां पर दिख रही है इस बिंदु पर। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे इस बिंदु पर दिख रही है और यहाँ फोकस दूरी भी कहाँ आ रही है, इसी बिंदु पर आ रही है। मतलब कहने का मतलब ये है कि जब भी आप सूक्ष्मदर्शी में जो वो छोटा सा होल होता है जिसमें से आप देखते हैं, उस होल से देखने से पहले इमेज कितनी बार बन जाती है, 2 बार। पहले लेंस से इमेज बनेगी आभासी वस्तु या आभासी इमेज बनेगी। अब जब आभासी इमेज बन गई है तो सेकेंड लेंस नेत्रिका के लिए ये आभासी जो प्रतिबिंब बना है वह वास्तविक आभासी वस्तु का कार्य करने लगेगा। आभासी वस्तु का जब कार्य करेगा तो इसकी भी कोई प्रतिबिंब बनेगी। तो सेकेंड लेंस से जब हम ये क्रिया कराएंगे परावर्तन की, तो उसके बाद जो प्रतिबिंब बनेगी वो इस आभासी वस्तु से भी बड़ी बनेगी। यानी सेकेंड लेंस से जो प्रतिबिंब बन रही है वो कैसी है, आप अगर आपसे पूछा जाए कि द्वितीय लेंस से जो प्रतिबिंब बन रही है कैसी बन रही है, तो आप कहेंगे कि पहले लेंस के प्रतिबिंब के अकॉर्डिंग सीधा बना है। यानी कि A डैश था, B डैश था, तो प्रतिबिंब भी A डबल डैश B डबल डैश बना है। यानी प्रतिबिंब कैसी बनी है, सीधा बना है। और जो आभासी वस्तु है यानी वस्तु से क्या बना है, बड़ा बना है। वस्तु कितनी बड़ी सी, इतनी बड़ी सी। प्रतिबिंब कितना बड़ा है, इतना बड़ा है। यानी कि क्या कहेंगे, सेकेंड लेंस से बनने वाली जो प्रतिबिंब होगी वो कैसी होगी, सीधी होगी, सीधी होगी और कैसी होगी, बड़ी होगी, और साथ ही साथ आभासी होगी। यानी फेक इमेज बनेगी। फेक इमेज बन रही है। जब आप फेक वस्तु रखोगे तो फेक इमेज ही बनेगा। आप फेक प्रोडक्ट लाओगे तो फेक प्रोडक्ट ही बना पाओगे। अगर कोई खराब चीजें लेके आके मिला के बना रहे हो तो उससे खराब चीज ही बनेगा। ठीक है, वैसे ही जब हमने असली वस्तु रखा तो उससे एक नकली प्रतिबिंब बना। नकली प्रतिबिंब दूसरे लेंस के लिए असली नकली वस्तु का कार्य करेगी। अब नकली वस्तु से जब हम फिर से प्रकाश की किरण वाला प्रोसेस करेंगे तो हमारे पास एक नकली प्रतिबिंब प्राप्त होगा, और ये जो प्रतिबिंब हमें प्राप्त होगा वो इस नकली वस्तु के अकॉर्डिंग सीधी होगी, आभासी होगी और कैसी होगी, और आपकी बड़ी होगी। क्लियर। अब अगर आपको रचना लिखना हो, वैसे लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी रचना आपको, लेकिन अगर फिर भी आप लिखना चाहते हैं तो आप कैसे लिखेंगे। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे कि माना हमने कोई एक वस्तु A और B लिया जिसके सामने एक छोटा सा लेंस L1 या इसका नाम भी आप लिख सकते हैं अभिदृश्यक लेंस रखा। अब इस अभिदृश्यक लेंस को रखने के बाद जैसे ही हम वस्तु AB से पहली प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर गुजारेंगे तो ये द्वितीय फोकस से होकर जाएगी। सेम इसी तरह जब दूसरी प्रकाश किरण प्रकाशिक केंद्र से गुजारेंगे तो ये भी द्वितीय फोकस से होकर जाएगी। ये इतनी चीजें आप लिख दिया। अब उसके बाद क्या करेंगे, और इससे जो जहां पे ये किरणें आके मिलती हैं यानी द्वितीय फोकस पे, वहां पे एक प्रतिबिंब बनता है पहले वस्तु और पहले लेंस से। तो वो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, A डैश B डैश प्रतिबिंब बनता है। अब ये जो A डैश B डैश प्रतिबिंब बना है ये सेकेंड लेंस नेत्रिका के लिए या अभिनेत्र के लिए किसका कार्य करेगा, आभासी वस्तु का कार्य करेगा। यानी फेक वस्तु का कार्य कर रहा है। और जब फेक वस्तु का कार्य करेगा तो इस फेक वस्तु को भी जब हम एक बार क्या करेंगे, इस वस्तु की एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर से यानी कि द्वितीय लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर से गुजारेंगे और द्वितीय लेंस के मुख्य प्रकाशिक केंद्र से गुजारेंगे, तो ये किरणें कहीं भी नहीं मिलेंगी। जब ये किरणें कहीं भी नहीं मिल रही हैं तो इसको हम पीछे की साइड बढ़ाएंगे। जब ये पीछे की साइड किरणें बढ़ती हैं तो
तो एक बिंदु ऐसा आता है जहां पे ये किरणें मिल जाती हैं और इस आभासी वस्तु का भी एक क्या बन जाता है, आभासी प्रतिबिंब बन जाता है। और ये आभासी प्रतिबिंब का नाम क्या दे देंगे, ए डबल डैश बी डबल डैश दे देंगे। अब आप ये भी लिख सकते हो कि जो ये आभासी प्रतिबिंब बनेगा यह आभासी वस्तु की तुलना में बड़ा बनेगा, सीधा बनेगा और कैसा बनेगा, आभासी ही बनेगा। क्लियर हो गया। इतनी चीजें आप इसके बनावट में या रचना में लिख सकते हैं। ये डायग्राम से चीजें हैं जो आप अपने आप ही लिख सकते हैं। अब मेन जो चीजें हैं वो क्या है, अब इस डायग्राम में आपको दो त्रिभुज बनता हुआ दिखेगा, अभी दिखाऊंगी, लेकिन पहले इसका हम क्या समझ लेते हैं कि इसमें प्रतिबिंब की दूरी कितनी है, वस्तु की दूरी कितनी है, यानी कि पहले लेंस और पहले वस्तु से लेकर वस्तु की दूरी क्या होगी, पहले लेंस से दूसरे वस्तु के लेकर वस्तु की दूरी या प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी, ये समझते हैं। अब जैसे सबसे पहले हम क्या ले लेंगे, सबसे पहले हम ले लेंगे वस्तु की दूरी, वो भी किसके लिए, पहले लेंस और पहले प्रतिबिंब के लिए। अब पहले लेंस और पहले प्रतिबिंब के लिए जो वस्तु की दूरी होगी वो ध्यान दीजिएगा, ये हो गई आपकी वस्तु, अब इससे और ये हो गई आपकी मुख्य केंद्र, ठीक है। ये यहां से लेके यहां तक जो दूरी होगी ये आपकी क्या हो जाएगी, पहले लेंस के लिए वस्तु की दूरी होगी। अब चूंकि पहले लेंस का केंद्र क्या माना है हमने, O माना है, तो वस्तु की दूरी भी क्या मान लेंगे, UO मान लेंगे। क्या मान लेंगे, UO मान लेंगे, UO मान लेंगे। क्लियर। यहाँ पे हम आपको बता भी देते हैं कि UO क्या है, वस्तु की दूरी है। अब इतना डिटेल में आपको कोई नहीं समझाएगा। अब ये पहला वस्तु है और ये पहले लेंस का केंद्र है, पहले लेंस के केंद्र से लेके पहले लेंस की वस्तु तक की जो दूरी है वो क्या हो जाएगी, पहले लेंस के लिए वस्तु की दूरी का कार्य करेगी। अब चूंकि पहले लेंस का केंद्र O था तो इसीलिए हमने दूरी भी क्या ले लिया बेटा, UO ले लिया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम पहले लेंस और पहले लेंस की वस्तु के लिए प्रतिबिंब ढूंढेंगे। अब प्रतिबिंब कहां बन रहा है, यहां पे बन रहा है, यहां पे बन रहा है, तो ये आपका प्रतिबिंब से लेके इस वस्तु तक की जो दूरी होगी, ये आपका प्रतिबिंब से लेके, यहाँ पे अभिदृश्यक जो है वो नाम हटा रहे हैं क्योंकि हम प्रतिबिंब से लेके दूरी भी दिखाएंगे ना, तो यहां से वस्तु से लेके ये प्रतिबिंब तक जो दूरी है, ये जो दूरी है प्रतिबिंब तक, ये क्या हो जाएगा आपका V0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, V0 हो जाएगा। लेंस का नाम हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, लेंस का नाम है आपका अभिदृश्यक और इसको हमने L1 नाम भी दिया था। क्लियर। तो ये चीजें समझ में आई। पहला इतना आपको समझ में आया, दूरी हमने कैसे निकाला, पहले वस्तु से लेके पहले लेंस के केंद्र तक की दूरी हमने मान लिया U0 या आप UO भी कह सकते हो। O हमने इसलिए नाम दिया है क्योंकि पहले लेंस के प्रकाशिक केंद्र का जो नाम हमने लिया है वो O लिया है। क्लियर। उसके बाद हमने पहले वस्तु और पहले वस्तु की जो प्रतिबिंब है उसके बीच की दूरी अगर लेंगे तो क्या ले लेंगे, U0 ले लेंगे या V0 ले लेंगे या V0 भी आप कह सकते हो। क्लियर। या VO भी आप कर सकते हो, जो आप मानना चाहो। क्लियर हो गया यहां तक। अब ये जो होंगी ये चीजें प्लस में रहेंगी, किसमें, प्लस में रहेंगी क्योंकि हम इधर बना रहे हैं। अब अगर हम बात करें इस दूसरे लेंस के लिए इस वस्तु तक की जो दूरी है और इस वस्तु से लेके इस प्रतिबिंब तक की जो दूरी है वो क्या होगी, सेम इसी तरह लेंगे। अगर हम इस दूसरा वस्तु कहां पे है, ये आपका है आभासी वस्तु का जो कार्य कर रहा है दूसरे लेंस के लिए A' B' है। अब अगर A' B' से लेके इस केंद्र E तक की दूरी मापी जाए, A' B' से लेकर केंद्र E तक की जो दूरी है वो मापी जाए, तो ये हो गया आपका वस्तु जो कि आभासी वस्तु है। यहां से लेकर यहां तक जो दूरी है वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी आपकी UE। क्या हो जाएगी, UE मानेंगे। UE इसलिए मान रहे हैं क्योंकि ये दूसरे लेंस के जो केंद्र है वो क्या है, E है। अब दूसरे लेंस का केंद्र E है तो इसकी वस्तु की जो दूरी होगी वो क्या होगी, UE हो जाएगी। ये यहाँ पे हम लिख भी देते हैं, ये UE क्या है, वस्तु की दूरी है। वस्तु की दूरी है, किसकी दूरी है,
तो ये आप लिख सकते हैं L2, यानी लेंस दूसरे वस्तु की दूरी। दूसरे लेंस की वस्तु की दूरी क्या हो जाएगी, UE हो गई। यहाँ पे L1 वस्तु की दूरी लिख सकते हैं, यानी कि पहले लेंस की दूरी क्या हो जाएगी, आपकी U0 हो जाएगी। यहाँ पे आप लिख सकते हैं L1 की प्रतिबिंब की दूरी हो गई। अब अगर हम क्या करें, इस वस्तु से लेकर इस प्रतिबिंब तक की दूरी मापें, यानी ये आपका प्रतिबिंब हो गया और ये आपका यहाँ पे इमेज बन रहा है, तो ये आपका इमेज हो गया। ठीक है, अब यहां से लेके यहां तक जो दूरी है, इस वस्तु से लेके इस इमेज तक की जो दूरी है, वो हम इसके जैसा सेम मानेंगे, लेकिन यहाँ पे क्या ले लेंगे, VE ले लेंगे। VE लेने का मतलब क्या है कि ये लेंस दो का प्रतिबिंब है। क्या है, प्रतिबिंब है, और ये आपका लेंस 1 का प्रतिबिंब है। क्लियर हो गया, इतनी चीजें क्लियर, डायग्राम प्रॉपर क्लियर हो गया होगा। तो पहला लेंस लिया, पहली वस्तु ली, प्रतिबिंब बना A', B'। अब ये प्रतिबिंब इस लेंस के लिए आभासी वस्तु का कार्य करेगा, जिसका इमेज बन गया क्या, A', B'। क्लियर हो गया। अब A' और A', B' की जो प्रतिबिंब की दूरी है वो क्या है, VE है। VE इसलिए लिया है क्योंकि इसका केंद्र क्या है, सेकेंड लेंस का E केंद्र है। तो पहचान में आ सके प्रतिबिंब की दूरी पहले लेंस के लिए और दूसरे लेंस के लिए पहचान में आ सके, इसलिए हमने VE और V0 में लिया है। और यहाँ पे वस्तु की दूरी UO और यहाँ पे UE लिया है। क्लियर हो गया, तो ये आपका प्रॉपर इमेज है। अब यहाँ पे इस पूरे डायग्राम में, जो कि हमने आपके सामने धीरे धीरे आराम से समझा के बनाया है, इस पूरे डायग्राम में आपको 2 ट्रायंगल, 2 त्रिभुज दिखाई दे रहे होंगे, यानी कि 2 कोण बनता हुआ दिख रहा होगा। पहला कोण जो बनता हुआ दिख रहा है वो यहाँ पे दिख रहा है A', B', E। क्या बन रहा है, A', B', E बन रहा है। सेकेंड आपका A, B और O बन रहा है। 2 त्रिभुज बनते हुए दिख रहे हैं। अगर हम बनाना चाहें 2 त्रिभुज, तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, एक त्रिभुज आपका क्या बन रहा है, A, B और O। ये बन गया आपका A, B और O, जहां पे ये हो गया A और ये हो गया B, ये हो गया O। यहां तक दिख रहा है, पहले नीचे तक दिख रहा है कि नहीं, ये देखते हैं। नीचे तक दिख रहा है, तो ये पहला त्रिभुज बना है, जो कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ABO। फिर से बना देते हैं ABO, ये त्रिभुज। और यहाँ पे एक कोण बनता हुआ दिख रहा होगा, यहाँ पे एक कोण बनेगा, जो कोण क्या बनेगा, कोण अल्फा, कोण अल्फा बनेगा। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, इस त्रिभुज में जो दूरी है वो हम U0 न लेके क्या ले लेंगे, यहाँ पे दूरी D मान लेंगे। क्या मान लेंगे, दूरी D मानेंगे। और ये जो दूरी होगी ये आपका क्या हो जाएगा, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। क्या कहेंगे इसको हम, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी का नाम देंगे। क्लियर हो गया, ये चीज क्लियर हुई पहले कि नहीं। ये आपका बन रहा है एक ट्रायंगल, हम ब्लू से बना देते हैं। ये बन रहा है आपका एक ट्रायंगल, ये बन रहा है आपका एक ट्रायंगल, ये बन रहा है आपका एक ट्रायंगल, जो कि क्या है भैया, अल्फा बन रहा है। क्या बन रहा है, अल्फा बन रहा है। ये जो अल्फा ट्रायंगल बन रहा है, यहाँ पे A, B और O जो है, ये तो हो गया आपका लंब, लेकिन इसका जो आधार हम मानेंगे, आधार इसकी हम क्या, U0 नहीं मानेंगे, आधार इसका हम D मानेंगे। जो D आधार बना है, ये स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है। आप इसको नोट कर लीजिएगा अलग कहीं पे, क्योंकि अभी ये प्रॉपर काम आने वाला है, क्योंकि यहाँ से हम tan अल्फा का मान निकालने वाले हैं, जो कि हम अभी निकाल लेते हैं क्योंकि आगे काम आएगा। tan अल्फा क्या होता है, tan अल्फा जो होगा लंब बटे आधार होता है। तो लंब यहाँ पे हमने क्या माना है, लंब हमने माना है AB, आधार क्या माना है D। तो अगर हम tan अल्फा यहाँ से निकाल लें, क्या निकाल लें, tan अल्फा इक्वल टू लंब बटे आधार हो जाएगा। लंब हमने क्या मान रखा है, तो लंब हमने मान लिया है AB बटे आपका आधार क्या है D। तो tan अल्फा का जो मान आ गया, यहाँ पे लिख देते हैं tan अल्फा का मान AB बटे D आ गया है। इसको नोट करे रहिएगा, अभी आगे काम आएगा। क्लियर, पहले त्रिभुज की चीजें क्लियर हो गई। यहाँ पहले त्रिभुज ABO से हमने अल्फा देख लिया। अल्फा की दूरी हम U0 न लेके, U0 क्यों नहीं ले रहे हैं, क्योंकि U0 तो प्रतिबिंब की दूरी है ना, हमें प्रतिबिंब की दूरी थोड़ी चाहिए, हमें चाहिए किसकी दूरी, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी चाहिए। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी हम लेंगे D।
अब ये जो डी दूरी है इसको हम अगर tan अल्फा निकालेंगे, tan अल्फा क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि जब हम यहाँ पे आवर्धन क्षमता निकालेंगे तो न्यूनतम के लिए, न्यूनतम दूरी के लिए आवर्धन क्षमता जब निकालेंगे तो हमें जहाँ पे अल्फा होगा वहां पे tan अल्फा, जहाँ पे बीटा होगा वहां पे tan बीटा लेना पड़ेगा। तो पहले से हम अल्फा और बीटा का मान निकाल लेते हैं ताकि हम डेरिवेशन आराम से कर सकें। तो यहाँ पे tan अल्फा क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार, क्योंकि tan का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, लंब बटे आधार ही होता है। तो यहाँ पे लंब बटे आधार हो जाएगा, ए बी लंब हो गया, आधार आपका डी हो गया। तो यहाँ से हमने tan अल्फा का मान निकाल लिया। अब सेम हम इसी प्रोसेस में tan बीटा का मान भी निकाल लेते हैं। क्या करते हैं, tan बीटा का मान निकाल लेते हैं। अब सेकेंड त्रिभुज आपको कहां पे दिख रहा है, पहला त्रिभुज तो ये हो गया, ए बी और ओ हो गया। सेकेंड त्रिभुज जो बन रहा है, यहाँ पे ब्लू से बनाएंगे, फिर से देखिएगा, सेकेंड त्रिभुज बनेगा आपका ए डैश बी डैश और ई। क्या बनेगा, ये जो बन रहा है, ध्यान से देखिए, ये जो बन रहा है ए डैश बी डैश ई, यही आपका हो जाएगा सेकेंड त्रिभुज। क्या हो जाएगा, सेकेंड त्रिभुज। और यहाँ पे आपका बनेगा बीटा कोण। क्या बनेगा, बीटा कोण। बना के अलग से दिखा देते हैं ट्रायंगल कैसे बन रहा है। इस बार ट्रायंगल आपका ऐसे बन रहा है, ठीक है, ए इस तरह से बन रहा है। अगली बार ट्रायंगल आपका कैसे बना था, ऐसे बना था, लेकिन इस बार आपका उल्टा बन रहा है। तो यहाँ पे देखो ए डैश हो गया, बी डैश हो गया और ई हो गया। यहाँ पे आपका कोण बन रहा है बीटा। अब यहाँ से अगर बीटा का मान निकालें, यानी कि tan बीटा का मान निकालें, तो क्या हो जाएगा, अभी अभी हमने आपको बताया कि tan इक्वल टू क्या होता है, लंब बटे आधार। तो यहाँ पे लंब क्या हो जाएगा, यानी कि tan बीटा का अगर मान निकालें, ये हटा देते हैं, लेंस 2 का प्रतिबिंब छोटा सा लिख देते हैं, ठीक है। अगर हम tan बीटा का मान निकालें तो लंब हम क्या मान लेंगे, ए डैश बी डैश मान लेंगे। और अगर हम बात करें आधार की, तो आधार हम क्या मान लेंगे, ये हो गया आपका लंब। अब ये आपका प्रॉपर हो जाएगा आधार। आधार हो गया आपका क्या, ए डैश ई डैश, ए डैश ई हो जाएगा। क्लियर हो गया, यहां तक चीजें क्लियर हुई कि नहीं। हमने निकाल लिया अपना tan बीटा का मान और tan अल्फा का मान। tan अल्फा का मान आया है क्या, ए बी बटे डी। डी क्यों है, डी आपका स्पर्श दिश की न्यूनतम दूरी लेंगे, तो इसीलिए आधार आपका डी हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे आधार की बात करें तो यहाँ पे हमें आधार क्या लेना पड़ेगा, ई और ए डैश लेना पड़ेगा। तो tan बीटा में आधार ई, आधार ए डैश और ई हो जाएगा। और यहाँ पे अगर बात करें आपके लंब की, तो लंब आपका ए डैश और बी डैश हो जाएगा। tan बीटा और tan अल्फा समझ में आया कि नहीं। tan बीटा tan अल्फा कैसे निकला समझ में आया। हमने एक छोटा सा त्रिभुज इस वाले लेंस से ले लिया जो कि वस्तु और केंद्र की दूरी थी। फिर से हमने सेकेंड लेंस के लिए वस्तु और केंद्र की दूरी का जो छोटा सा त्रिभुज बन रहा था वो ले लिया। तो यहां से तो tan अल्फा निकल जाएगा पहले लेंस से। दूसरे लेंस से हमने निकाल लिया tan बीटा। tan अल्फा tan बीटा क्यों निकाला है ये अब हम आपको समझाएंगे। पहले यहां तक स्क्रीनशॉट कर लीजिए। वैसे इमेज का तो हलवा हो गया है, लेकिन फिर भी आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो ये पहले स्क्रीनशॉट कीजिए, क्योंकि हम प्रॉपर इमेज मिटाने वाले हैं। हम इमेज एक छोटा सा यहाँ पे बना के छोड़ देंगे, बाकी हम पूरा इमेज मिटाने वाले हैं। तो पहले इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। tan अल्फा tan बीटा का मान याद रखिएगा, अभी आवर्धन क्षमता n के फॉर्मूले में काम आने वाला है। तो अब हमें डायग्राम की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए डायग्राम हमने मिटा दिया है। आप डायग्राम बना लीजिएगा प्रॉपर अच्छे तरीके से, ठीक है। अब ये मान हमें पता होना चाहिए। लेंस 1 के लिए प्रतिबिंब की दूरी हमने क्या मानी थी, v0, या कह सकते हैं vo मानी थी। और लेंस 1 के लिए वस्तु की दूरी हमने क्या माना था, uo माना था। लेंस 2 के लिए प्रतिबिंब की दूरी ve और लेंस 2 के लिए वस्तु की दूरी आपका ue माना था। क्लियर था यहाँ तक। tan अल्फा का मान निकाल लिया था, tan बीटा का मान निकाल लिया था। अब अगर हम आवर्धन क्षमता का सूत्र निकालें, पहला जो हमारा क्वेश्चन था जो कि हमें सूक्ष्मदर्शी का प्रतिबिंब किरण आरेख द्वारा बनाना था, तो पहला क्वेश्चन हमने हल कर लिया, किरण आरेख द्वारा बना के आपको बता दिया। अब अगर आवर्धन क्षमता निकालें तो आवर्धन क्षमता का एक बेसिक फॉर्मूला आपको पता होगा। आवर्धन क्षमता का एक बेसिक सा फॉर्मूला आपको पता होगा, जो कि क्या होता है,
m इज इक्वल टू आपका होता है अल्फा अपान, या कह सकते हैं बीटा अपान अल्फा। क्या हो जाएगा? बीटा अपान अल्फा। ये फॉर्मूला याद रखिएगा। इसी फॉर्मूले के लिए हमने tan अल्फा tan बीटा निकाला था, क्योंकि आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला ही क्या होता है? m यानी कि स्मॉल m इज इक्वल टू बीटा अपान अल्फा होता है। अब हम क्या करें, मान लें कि यदि जो ये अल्फा और बीटा है इसका मान अत्यधिक छोटा हो जाए तो यहां पे क्या लिखेंगे? लिखेंगे कि यदि अल्फा व बीटा का मान, अल्फा व बीटा के मान छोटे हो तो क्या होगा? छोटे हो तो अगर अल्फा व बीटा जो है वो छोटा हो जाएगा तो बीटा की जगह हम tan बीटा ले लेंगे और अल्फा की जगह tan अल्फा ले लेंगे। पता चला tan अल्फा tan बीटा क्यों निकाला था? इसीलिए हमने निकाला था। अब यहाँ पे हम अल्फा की जगह क्या ले लेंगे? tan अल्फा, और बीटा की जगह हम ले लेंगे tan बीटा। अब अगर हम इसको इस फॉर्मूले में पुट करें तो क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पे आपका निकल के आएगा m इज इक्वल टू tan बीटा अपान tan अल्फा। क्लियर हो गया? अब tan बीटा और tan अल्फा का मान रखेंगे। जब हम यहाँ पे m इज इक्वल टू tan बीटा का मान क्या है? यहाँ पे लिख रखा है a डैश b डैश बटे a डैश e। ये हो गया tan बीटा का मान। क्लियर हो गया? tan अल्फा का मान क्या माना है? a b बटे d। तो यहाँ पे a b और पूरे के बटे हम क्या लिख लेंगे? पूरे के बटे हम d लिख लेंगे। क्लियर हो गया? तो ये आपका क्या निकल के आ जाएगा? ये आपका आवर्धन क्षमता निकलेगा। लेकिन अभी अच्छे से नहीं निकला है, हम इसको थोड़ा सा अगर सजा के लिखें या कर सकते हैं अच्छे से असेंबल करके लिखें तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे m इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं a डैश b डैश बटे a डैश e, यानी ये जो बीटा वाला मान है इधर, और बराबर लगा के या कर सकते हैं गुणा लगा के हम लिख देंगे क्या? ये आपका जो d है ये ऊपर चला जाएगा, यानी d बटे a b लिख सकते हैं कि नहीं? यानी बीटा tan बीटा का जो पूरा मान है वो हम इधर लिख देंगे। tan अल्फा का जो मान है वो जब हम गुणा लगा के लिखते हैं तो नीचे वाला पार्ट ऊपर चला जाएगा, यानी d ऊपर चला जाएगा और a b आपका नीचे ही रहेगा। अब इसको थोड़ा सा और अगर असेंबल करके लिखें तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं m इज इक्वल टू a डैश b डैश बटे ये a और b का जो मान है, ये a और b का जो मान है हम इसको यहाँ पे a डैश और e के पास ले आएंगे, a डैश e के पास ले आएंगे, यानी कि a डैश b डैश के नीचे लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? a और b। यानी आप सीधे सीधे ये समझ सकते हैं कि हम a और b के पास a और b को ही लेके आ रहे हैं, यानी tan अल्फा में जो a b है और tan बीटा में जो a b है दोनों के एक साइड लिख देंगे और d के बटे हम क्या लिख देंगे? a डैश e लिख देंगे। तो यहाँ पे हम d के बटे क्या लिखेंगे? यहाँ पे इंटू लगा के d के बटे में हम लिख देंगे आपका a डैश e। ठीक है? क्लियर हो गया है यहाँ तक? ये क्लियर हुआ कि नहीं? अब यहाँ पे जो ये मान निकला है ये आपका हो जाएगा, इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे, इसको हम अभी ऐसे ही छोड़ देंगे। अब हमने इसको ऐसे अरेंज करके क्यों लिखा है? हमने इसको चाहते तो हम यहीं पे छोड़ देते, ये सोल्यूशन करने के बाद हम यहाँ तक ही छोड़ देते, यही आपकी आवर्धन क्षमता हो जाती। लेकिन हमने इसको इस तरह से इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ से एक और फॉर्मूला हम यहाँ पे लगाने वाले हैं जो कि क्या है? रेखीय आवर्धन का फॉर्मूला। अब यहाँ पे अगर हम रेखीय आवर्धन का फॉर्मूला लगाएं, किसका फॉर्मूला? रेखीय आवर्धन का, रेखीय आवर्धन। ठीक है? रेखीय आवर्धन के फॉर्मूले से आपने पढ़ा होगा क्या होता है? I अपान O इज इक्वल टू V अपान U। क्लियर? I अपान O इज इक्वल टू V अपान U होता है। ये फॉर्मूला किसने पढ़ा है? रेखीय आवर्धन का फॉर्मूला। अब यहाँ पे I जो है आपका इमेज को बताता है, O आपका क्या है? ऑब्जेक्ट यानी वस्तु को बताता है। तो यानी अगर हम इमेज और वस्तु के बटे में देखें तो V अपान U लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं? देखो एक बेसिक बता रहे हैं, कुछ ज्यादा हार्ड नहीं है। जहां पे बीटा था वहां पे अगर हम छोटा मान लेंगे तो अल्फा की जगह tan अल्फा tan बीटा ले सकते हैं।
tan अल्फा tan बीटा का मान रख के जब हम कैलकुलेट करेंगे, थोड़ा सा सिंबल करेंगे, a और b के नीचे a और b को ही लेके आएंगे, और ये आपका a और b के नीचे जो a डैश e डैश है इसको हम d के नीचे लेके आ जाएंगे। तो ये आपका लगभग में आवर्धन क्षमता का मान निकल के आएगा। लगभग में, अभी पूरा नहीं निकला है, पूरा तब निकलेगा जब हम रेखीय आवर्धन के सूत्र में इसका मान रखेंगे। तो यहाँ पे ये हो गया इमेज और ये हो गया वस्तु। अब ये जो इमेज वस्तु है, यहाँ पे कौन सी इमेज और कौन सी वस्तु की बात होगी, तो पहले लेंस से जो हमने इमेज और वस्तु का निकाला है मान, उसकी बात हो रही है। यानी हम I अपान O की जगह क्या लिख सकते हैं, I अपान O की जगह हम लिख सकते हैं क्या, यहां पे लिख सकते हैं a डैश b डैश बटे a और b डैश लिख सकते हैं। नहीं, देखो I का मतलब क्या है, I जो है पहला प्रतिबिंब है, पहला आपका प्रतिबिंब है। पहला प्रतिबिंब याद करो क्या बना था, a डैश b डैश बना था, तो पहला प्रतिबिंब a डैश b डैश रख देंगे। पहला जो ऑब्जेक्ट था वो क्या था, पहला जो वस्तु हमने माना था वो a और b माना था, तो पहला वस्तु हम रखेंगे a और b। ये क्या हो गया, वस्तु, वो भी किसके लिए, लेंस 1 के लिए जो वस्तु था वो क्या था, a और b था। लेंस 1 के लिए जो प्रतिबिंब था वो क्या था, लेंस 1 के लिए जो प्रतिबिंब था वो बना था आपका a डैश b डैश। क्लियर। तो यानी हम I अपान O की जगह ये भी लिख सकते हैं। तो अगर हम लिखना चाहें तो ये हमने किसके बराबर लिखा है, इस I अपान O के बराबर, यानी कि I अपान O के बराबर हम ये भी लिख सकते हैं, जहां पे I क्या है आपका a डैश b डैश होगा, O आपका a और b होगा। ये दोनों किसके मान है, तो लेंस 1 के मान थे जो कि हमने माना था इमेज में। क्लियर। अब हम इसके जगह लिख सकते हैं क्या, v अपान u भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर लिखें तो इसकी I अपान I नॉट की जगह हम ये मान रख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर I अपान I नॉट की जगह a डैश b डैश बटे a b बटे v अपान u लिख दे तो ठीक है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमने इसकी जगह ये माना है। तो यहाँ पे ये जो निकल के आएगा ये आपका आ जाएगा किसमें, ये आपका आएगा v जो होगा, v आपका जो मान होगा ये हो जाएगा आपका प्लस में, और यहाँ पे v नॉट जो होगा ये हो जाएगा आपका माइनस में। ठीक है, यानी यहाँ पे v की जगह हम क्या मान लेंगे, पहले वस्तु की जो प्रतिबिंब की दूरी है, पहले वस्तु की जो प्रतिबिंब की दूरी है वो है v नॉट, पहले वस्तु की जो वस्तु की दूरी है वो क्या है, u नॉट। क्लियर हो गया। I की जगह हमने a डैश b डैश इसलिए रखा है क्योंकि पहले लेंस में हमने a डैश b डैश लिया था, क्या, प्रतिबिंब की दूरी, और O की जगह यानी ऑब्जेक्ट हमने क्या मान रखा था, a और b मान रखा था, तो a भी रख दिया, यानी यहाँ पे हमने a b और a डैश ये आपका रख दिया। अब यहाँ पे पहले वस्तु के लिए हम बात कर रहे हैं प्रतिबिंब की दूरी, तो v नॉट, पहले वस्तु के लिए या कह सकते हैं पहले लेंस के लिए जो आपका वस्तु की दूरी आई थी वो u नॉट आई थी, तो वो मान रख देंगे। अब यहाँ पे चिन्ह परिपाटी में आपने पढ़ रखा था कि जब भी हम पहले लेंस के लिए कोई मान लेंगे तो जो आपका वस्तु का मान होगा ये हमेशा माइनस में लिया जाएगा, और ये हमेशा जो आपका प्रतिबिंब का मान है ये प्लस में लिया जाएगा, ये आप याद रखेंगे। तो इधर जो मान होगा ये हो जाएगा प्लस में, और इधर जो मान होगा यह हो जाएगा आपका माइनस में। यहां तक क्लियर हुआ। और आपका जो a डैश e डैश है, यहाँ पे जो ये मान है, जब हमने सेकेंड लेंस के लिए क्या माना था, आपका a डैश e डैश क्या है, आधार है, ये क्या था आपके सेकेंड लेंस के लिए वस्तु की दूरी मापने के लिए हमने क्या लिया था, a डैश e डैश लिया था कि नहीं। वस्तु की दूरी हमने a डैश और e से मानी थी, e से ही माना था, तो यहाँ पे इसके जगह हम क्या ले सकते हैं, u e ले सकते हैं कि नहीं, ले सकते हैं कि नहीं, यानी हम a डैश e डैश की जगह u e ले सकते हैं। क्लियर हो गया, यहां तक चीजें क्लियर हुई कि नहीं। यानी कि हमने दूसरे लेंस के लिए प्रतिबिंब की दूरी कहां से मापी थी, दूसरे लेंस के लिए प्रतिबिंब की दूरी हमने मापी थी a डैश से और b डैश से, वो भी कहां तक, a डैश b डैश से हमने मापी थी आपके ऑब्जेक्ट के मेन बिंदु यानी कि a डैश और b डैश से, यानी a डबल डैश b डबल डैश से लेके a डैश b डैश तक हमने इसकी दूरी या प्रतिबिंब की दूरी मापी थी, जबकि हमने वस्तु की दूरी केवल a डैश और आपके e से मापी थी, या कह सकते हैं a b डैश और e से मापी थी। क्लियर हो गया।
इसीलिए हमने यहाँ पे ए डैश ई डैश का जो मान रखा है वो क्या रखा है, यू ई रखा है, क्योंकि ये सेकेंड लेंस के लिए वस्तु का कार्य कर रहा है। अब हम ये जो दोनों मान निकाले हैं, ये दोनों मान हम यहाँ पे रखेंगे, यानी इस आवर्धन क्षमता वाले फॉर्मूले में रखेंगे। इसीलिए हमने रेखीय आवर्धन सूत्र लगाया है। रेखीय आवर्धन फॉर्मूला क्या होता है, आई अपान ओ। आई हमने पहले प्लेन्स के लिए क्या माना था, ए डैश बी डैश लिया था, ए डैश बी डैश ही मापा था, जहां पे हमने ए डैश बी डैश रख दिया। ओ हमने ए और बी मापा था, तो ओ और बी रख देंगे। और यहाँ पे v आपका क्या है, v नॉट, u आपका क्या है, u नॉट, पहले लेंस के लिए। चिन्ह परपाटी के अकॉर्डिंग पहला प्लस में, दूसरा माइनस में, यानी कि प्रतिबिंब प्लस में और वस्तु माइनस में हो जाएगी। अब a डैश ई डैश हमने क्या माना था, आपके दूसरे लेंस की वस्तु की दूरी, तो a डैश ई डैश की जगह हम दूसरे लेंस की वस्तु की दूरी रख सकते हैं। अब ये पूरा मान अगर हम इस वाले फॉर्मूले में पुट कर दें तो जो मान निकल के आएगा m इक्वल टू ए डैश बी डैश अपान ए और बी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ये मान रख सकते हैं कि नहीं, रख सकते हैं। तो यहाँ पे ये मान रखेंगे तो प्लस का हो जाएगा आपका यू नॉट बटे, माइनस का हो जाएगा आपका प्लस का हो जाएगा आपका वी नॉट बटे, माइनस का हो जाएगा आपका यू नॉट इंटू डी आपका वैसे ही रहेगा। ए डैश ई डैश की जगह हमने u और e मान लिया है। क्लियर हो गया। तो ये जो निकल के आएगा, ये जो निकल के आएगा, अभी 1 मिनट रुकिएगा। यहाँ पे यू ई जो है चिन्ह परपाटी के अकॉर्डिंग हमने हमेशा वस्तु की जो दूरी लेनी है, चाहे वो पहले लेंस के लिए हो चाहे दूसरे लेंस के लिए हो, क्या करना होगा, हमेशा माइनस में लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये मान भी माइनस में होगा और यहाँ पे भी माइनस में ही हम लिखेंगे। क्लियर हो गया। और डी भी आपका क्या हो जाएगा, ये जो यहाँ पे डी हमने आवर्धन क्या कर सकते हैं, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी ली है, ये भी हम माइनस में ही लेंगे, तो ये भी आपका माइनस में हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। m का जो मान निकल के आएगा वो आएगा प्लस का आपका v नॉट बटे u नॉट, ठीक है, प्लस का आपका v नॉट बटे u नॉट हो जाएगा। और आपका इधर ये d बटे u e हो जाएगा। समझ में आ गया। अब ध्यान दीजिएगा, ये प्लस और माइनस का जो है ये मान पूरा किस में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। ये प्लस और माइनस का जब ये माइनस माइनस कैंसिल कर देंगे और इसका जब गुणा कर देंगे तो ये प्लस और माइनस का गुणा करने पर ये प्रॉपर मान किस में आ जाएगा, आपका माइनस में आ जाएगा। यानी हम ये माइनस इधर लगाएंगे u की साइड और ये प्लस वाला आपका मान जो है वो हट जाएगा। यानी m का जो प्रॉपर मान निकल के आया है वो क्या निकल के आ गया है, आवर्धन क्षमता का जो मेन फॉर्मूला आ गया है वो आ गया है क्या, m इक्वल टू यू नॉट माइनस वी नॉट माइनस यू नॉट और ब्रैकेट में d अपान यू ई। अब यू ई आपको पता ही है क्या है, वी नॉट भी पता है क्या है और यू नॉट भी पता है क्या है। तो ये हो गया आपके आवर्धन क्षमता का मेन फॉर्मूला जो हमें कैलकुलेट करना था। लेकिन अभी इतने पे हम नहीं रोकेंगे, अभी हम यहाँ पे 2 केस मानेंगे, ठीक है, 2 केस क्या मानेंगे। लेकिन अभी यहाँ पे थोड़ा सा आप चाहो तो इसी को एक तरह से और लिख सकते हो, ये आवर्धन क्षमता का मेन फॉर्मूला यही है। लेकिन अगर हम इसी को चाहें तो यहाँ पे सब जगह नॉट दिख रहा है, यानी वी नॉट और यू नॉट दिख रहा है, तो हम इसको चाहें तो क्या लिख सकते हैं, m इक्वल टू एम नॉट लिख सकते हैं, m इक्वल टू एम नॉट लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा m इक्वल टू एम नॉट इंटू आपका एम ई, क्या हो जाएगा, एम ई। ये फॉर्मूला भी आपका क्या हो जाएगा, आवर्धन क्षमता का ही फॉर्मूला होगा। यानी चाहे आप ये फॉर्मूला लिखिए आवर्धन क्षमता का, चाहे ये फॉर्मूला लिखिए, दोनों ही करेक्ट हैं, दोनों आपके सही माने जाएंगे। यहाँ पे हमने u नॉट और v नॉट अपान u नॉट को देखकर m नॉट रखा है। यहाँ पे d बटे u e का मतलब है कि 1 अपान u e लिखा है। अगर हम d को बाहर ले लेंगे तो 1 अपान u e हो जाएगा। अब 1 अपान u e को हम चाहें तो m e लिख सकते हैं, यानी आवर्धन क्षमता के लिए e का या दूसरे लेंस के वस्तु का मान यहाँ पे दिया गया है, तो इसी को हम इसमें भी कन्वर्ट करके लिख सकते हैं। ये हो गया आवर्धन क्षमता का मेन फॉर्मूला। अब पहले आप यहाँ तक स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम 2 केस मानेंगे जिसमें हम आवर्धन क्षमता की जो फॉर्मूला है वो क्या करेंगे, चेंज करेंगे। यानी हम क्या मानेंगे कि पहले जो प्रतिबिंब है वो कहाँ पे है, वो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी से कहाँ पे रखा गया है,
न्यूनतम दूरी पर बन रहा है, और दूसरा हम मानेंगे कि जो प्रतिबिंब बन रहा है वो अनंत पे बन रहा है, तब आपकी आवर्धन क्षमता क्या होगी। ठीक है, दो केस मान के हम आवर्धन क्षमता और निकालेंगे। मेन आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला यही है, लेकिन आपको प्रॉपर डेरिवेशन आना चाहिए, इसी वजह से हम आपको दोनों केस मान के भी आवर्धन क्षमता निकाल के दिखाएंगे। क्लियर। तो आवर्धन क्षमता हमने अभी क्या निकाला, m इक्वल टू माइनस वी नॉट अपान यू ई, और ब्रैकेट में d अपान यू ई। ठीक है, d अपान यू ई निकाला था, यही निकाला था आवर्धन क्षमता। अब अगर हम क्या करें, पहला केस माने कि जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनेगा, तो जो आपका u होगा वो क्या हो जाएगा, जो आपका v होगा उसकी जगह हम लेंगे माइनस d, जो आपका u होगा उसकी जगह हम क्या ले लेंगे, माइनस यू ई, यानी ये मान ले लेंगे, और जो आपका f होगा उसके जगह हम क्या ले लेंगे, एफ ई ले लेंगे। हमने ये क्यों चेंज किया है, ताकि हम लेंस का फॉर्मूला लगा सके यहाँ पे। ठीक है, लेंस के फॉर्मूले में आपका वी यू और एफ आता है, यानी हमें वी यू और एफ की जगह जब हम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पे बनाएंगे तो ये मान रखना पड़ेगा। तो अगर हम लेंस का फॉर्मूला लगाएं, यानी कि लेंस के सूत्र से अगर देखें तो क्या हो जाएगा, लेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 1 अपान एफ इक्वल टू आपका हो जाता है 1 अपान वी माइनस 1 अपान यू, यही फॉर्मूला होता है। अब अगर हम इसमें ये सभी मान रख दें तो क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूला कैसे चेंज हो जाएगा, 1 अपान एफ की जगह हमें रखना है, एफ की जगह हम रखेंगे एफ ई इक्वल टू 1 अपान वी की जगह में क्या लेना है, माइनस का डी, माइनस पहले से फॉर्मूले वाला है, और 1 अपान u की जगह हम क्या लेंगे, माइनस यू ई। क्लियर हो गया। अब अगर हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो माइनस यू ई जो है ये फॉर्मूले वाले माइनस के साथ मिलके क्या हो जाएगा, प्लस में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 अपान एफ ई इक्वल टू 1 अपान माइनस का डी वैसे ही रहेगा, यहां तक वैसे ही रहेगा, ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस हो जाएंगे 1 अपान यू ई। यहां तक समझ में आया। अब अगर हम यहां से 1 अपान यू के लिए मान निकालें, 1 अपान यू के लिए मान क्यों निकाल रहे हैं, इसलिए क्योंकि अभी 1 अपान यू का मान हम इसमें रखेंगे, किसमें, इसमें रखेंगे, यानी जो आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला है उसमें रखेंगे। तो यहां से 1 अपान यू अगर निकालेंगे, यानी कि 1 अपान यू ई निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा, 1 अपान यू इक्वल टू 1 अपान एफ ई, ये एफ ई जो है यहाँ पे आ जाएगा, और प्लस में 1 अपान डी बच जाएगा, यानी जो ये माइनस है ये क्या हो जाएगा, हट जाएगा। ये क्या आ गया आपका, 1 अपान यू का मान आ गया है। अब 1 अपान यू का मान जो है हम इस आवर्धन क्षमता के फॉर्मूले में रखेंगे, यानी कि अगर हम देख रहे होंगे तो इस आवर्धन क्षमता के फॉर्मूले में जब हम इस डी को कॉमन कर लेंगे तो क्या ये फॉर्मूला 1 अपान यू की जैसा दिखेगा, दिखेगा कि नहीं, एक बार कॉमन करके देख लेते हैं। m इक्वल टू माइनस बी नॉट अपान यू ई, डी को कॉमन कर लिया 1 अपान यू ई, हो गया कि नहीं, हो गया। ये फॉर्मूला इसमें चेंज हो गया। अब हम क्या करेंगे, इस 1 अपान यू ई का मान यहाँ पे रख देंगे। तो जैसे ही 1 अपान यू ई का मान इसमें रखेंगे तो क्या हो जाएगा, m इक्वल टू माइनस वी नॉट बटे यू ई वैसे ही रहेगा, डी भी आपका वैसे रहेगा। 1 अपान यू ई का मान क्या निकल के आया है, 1 अपान एफ ई प्लस में 1 अपान डी, यही निकल के आया है। अब इस d का हम अंदर गुणा कर देंगे, बाकी इतना आपका सेम रहेगा, यानी m इक्वल टू माइनस वी नॉट यू ई यहां तक सेम रहेगा। d का अंदर गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे जब हम d का अंदर गुणा, यहाँ पे आप मल्टीप्लाई का निशान भी लगा सकते हैं, इनटू जब हम अंदर करेंगे, d का अंदर गुणा करेंगे, एक बार 1 अपान एफ ई से और एक बार 1 अपान डी से, तो क्या हो जाएगा, d अपान एफ ई और प्लस में d अपान डी, यही हो जाएगा। ये मान आपका इधर हो जाएगा, तो d से d तो कैंसिल हो जाएगा, बच क्या जाएगा, d बटे एफ ई, और यहाँ पे d से d जब कैंसिल होगा तो यहाँ पे हम 1 रखेंगे, क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। अगर हम इसके आगे इधर सोल्यूशन करें तो देखिए क्या हो जाएगा, m इक्वल टू माइनस वी नॉट बटे यू ई इंटू में ये हो गया d बटे एफ ई,
यहाँ पे इंटू आप चाहे हटा भी सकते हैं क्योंकि हम डायरेक्ट ब्रैकेट में लिख रहे हैं, तो d बटे एफ ई और प्लस का 1 हो जाएगा। यहां तक समझ में आया कि नहीं? यहां तक समझ में आया। अब इसी को अगर असेंबल करके लिखें तो हम लिख सकते हैं यम इक्वल टू माइनस का वी नॉट बटे यू ई, और ये प्लस 1 को इधर लाएंगे यानी 1, और प्लस में d अपान एफ ई, इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो ये जो आपके आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला निकल के आया है, ये आपका आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला कब लगेगा? ये आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला तब लगेगा जब जो प्रतिबिंब है वो स्पर्श दृष्टि के न्यूनतम दूरी पे बनेगी। हमने कुछ नहीं किया है, जहां पे लेंस का फॉर्मूला में एफ है वहां पे एफ ई मान लिया है, वी जहां पे है वहां पे माइनस डी मान लेंगे, और यू जहां पे है वहां पे यू ई मान लेंगे। अब थोड़ा सा अगर आप सोल्यूशन करना लेंस के सूत्र का जानते होंगे तो हम क्या करेंगे, सभी मान जब रखेंगे तो यहाँ पे माइनस माइनस 2 बार दिख रहा है, एक फॉर्मूले वाला और एक यहाँ पे यू ई वाला, माइनस माइनस प्लस में चेंज हो जाएगा। हमें यहाँ से चाहिए यू ई का मान, क्यों चाहिए? क्योंकि जो डी अपान यू ई दिख रहा है, अगर यहाँ से डी कॉमन कर लेंगे तो 1 अपान यू ई के जैसे दिखने लगेगा। अब यहाँ पे 1 अपान यू ई का मान रखना है, इसलिए हमने लेंस के सूत्र से यू ई का मान निकाल लिया है 1 अपान यू ई का। जैसे ही 1 अपान यू ई का मान यहाँ पे रखेंगे जो कि क्या है 1 अपान एफ ई प्लस 1 अपान डी, तो हमने केवल इतना ही मान रखा है, बाकी सब सेम है। जैसे यहाँ पे मान रख देंगे और डी का अंदर गुणा कर देंगे तो 1 अपान एफ ई में जब डी का गुणा करोगे तो डी अपान एफ ई हो जाएगा, प्लस 1 अपान डी में जब एफ ई का गुणा करोगे तो ये भी डी अपान डी हो जाएगा। डी अपान डी जो कटेगा तो 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे इतनी आपकी जो चीजें हैं वो सेम रहेगी, यानी डी अपान ई तक आप बिल्कुल सेम लिखेंगे। जहां पे डी अपान डी था वहां पे 1 लिख देंगे, 1 को हम इधर ले आएंगे इधर के साइड, और इस पूरे मान को 1 के पास ले जाएंगे, तो हमारा जो फॉर्मूला आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, m इक्वल टू माइनस वी नॉट अपान वी ई ब्रैकेट में प्लस 1 या कह सकते हैं 1 प्लस डी बाई एफ ई। ठीक है, ये हो गया पहला केस जब हमने प्रतिबिंब को कहाँ रखा, स्पष्ट दृष्टि जो डी था उससे न्यूनतम यानी बहुत कम दूरी पर रखेंगे तो आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला ये आएगा। नॉर्मल आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला ये आएगा, और जब पहला केस लेंगे तो आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला ये आएगा। पहले केस तक समझ में आ गया आवर्धन क्षमता कैसा आया, यहां तक स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम दूसरा केस मान के आवर्धन क्षमता निकालते हैं। तो सेकेंड केस हमने क्या माना है कि जब प्रतिबिंब क्या है, अनंत पर है। पहले प्रतिबिंब कहां था, स्पष्ट दृश्य की न्यूनतम दूरी से भी कम दूरी पर था, यानी कि जो फॉर्मूला आया था वो क्या आया था, m इक्वल टू माइनस वी नॉट अपान यू नॉट 1 प्लस डी अपान एफ ई, ये फॉर्मूला आया था। अब अगर हम क्या करें, जब प्रतिबिंब को अनंत पे मान ले यानी इन्फिनाइट पे मान रहे हैं, यानी प्रतिबिंब जब अनंत पे बनता है तो वस्तु कहां पे होती है, फोकस दूरी पे, यानी वस्तु जो है वो कहां पे है, वस्तु फोकस दूरी पर है। ठीक है, दूरी पर है, तभी तो हमने प्रतिबिंब अनंत पे बनाया है। जब प्रतिबिंब अनंत पे बनेगा लेंस में तो याद रखिएगा वस्तु कहां पर होगी, फोकस दूरी पे होगी। अब यानी कि हम क्या ले सकते हैं, जो आपका यू ई है यानी दूसरे वस्तु की जो दूरी है, लेंस 2 के लिए वस्तु की जो दूरी है यू ई, इसकी जगह हम क्या ले सकते हैं, एफ ई ले सकते हैं या नहीं। जैसे कि अभी हमने लेकर दिखा भी दिया, जब हमने 1 अपान यू ई निकाला था तो वहां पे डी अपान एफ ई आ गया था फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे हम यू ई की जगह क्या ले लेंगे, इस बार एफ ई ले लेंगे। अब अगर हम आवर्धन क्षमता का ये फॉर्मूला लगाएं जो कि सबसे पहले आया था, बेसिक आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला, वो लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, m इक्वल टू माइनस वी नॉट अपान यू ई और यहाँ पे d बटे यू ई, यही फॉर्मूला आया था, यही आपका आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला आया था कि नहीं। यहाँ पे एक चीज, यहाँ पे एक चीज, यहाँ पे एक चीज यू नॉट होगा। ठीक है, ये आप सही कर लीजिएगा। हमने शायद पहले जब ये फॉर्मूला लगाया था तो यू नॉट ही लिखा होगा, यहाँ पे हमने गलत लिख दिया था। ठीक है, तो यहाँ पे वी नॉट के बटे हमेशा यू नॉट ही रहेगा, ये याद रखिएगा। यहाँ पे यू ई की जगह यू नॉट रहेगा। क्लियर, अगर कहीं यू ई लिख दिया होगा गलती से तो आप सही कर लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे d बटे यू ई हो गया। अब हमें इस यू ई की जगह यानी ये जो आपका
यू ई दिख रहा है, केवल इसकी जगह एफ ई लिख देना है। तो क्या हो जाएगा, m इक्वल टू माइनस वी नॉट बटे यू नॉट और d के बटे एफ ई हो जाएगा। और ये जो फॉर्मूला निकल के आएगा ये आपका क्या हो जाएगा, आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला आएगा। वो भी कब, जब आपका प्रतिबिंब किस पर हो, अनंत पे हो। तो 3 आवर्धन क्षमता के फॉर्मूले हमने निकाले। पहला आपका बेसिक आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला जो कि क्या है, m इक्वल टू माइनस वी नॉट बटे यू नॉट डी बटे यू ई, ये हो गया बेसिक आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला। फिर हमने निकाला कि जब प्रतिबिंब स्पर्श दिशा से न्यूनतम दूरी पे होगी तो आवर्धन क्षमता क्या आएगा, आवर्धन क्षमता आपका आ जाएगा m इक्वल टू वी नॉट अपान माइनस का वी नॉट अपान यू नॉट और 1 प्लस डी अपान एफ ई। फिर हमने क्या किया, प्रतिबिंब पर रखा, या कर सकते हैं जो प्रतिबिंब है वो अनंत पे बनाकर देखा कि आवर्धन क्षमता क्या आएगी। तो आवर्धन क्षमता आपका m इक्वल टू माइनस का वी नॉट बटे यू नॉट डी बटे एफ ई आया है। अब सभी फॉर्मूले में आपको एक चीज कॉमन दिख रहा होगा कि यहाँ पे d बटे यू ई है, यहाँ पे d बटे यू ई की जगह एफ ई हो गया है और आगे आपका +1 जुड़ गया है जब ये स्पर्श दिशा के न्यूनतम दूरी पे है। लेकिन जब ये अनंत पे आया तो क्या हुआ, 1 जो था वो हट जाएगा, बाकी सेम आपका वही फॉर्मूला है। क्लियर। तो ये हो गया आपके संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का प्रतिबिंब का बनना किरण आरेख हमने समझा दिया। आवर्धन क्षमता के तीनों फॉर्मूले आपको समझा दिए, कब कब क्या क्या आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला आएगा। अगर ये डेरिवेशन अगर हम उस 4 घंटे वाले वीडियो में कराते तो आपका 4 घंटे का वीडियो लगभग 5.5 घंटे का हो जाता, ठीक है, क्योंकि ये डेरिवेशन समझाने में हमको प्रॉपर 1 घंटा लगा है और हमने डिटेल में आपको समझा दिया। अगर आप ये डेरिवेशन की वीडियो प्रॉपर देख लेते हैं अच्छे से शुरू से अंत तक तो आपका जो बेसिक से बेसिक डाउट्स है वो सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये वीडियो आपको ये जो है आपके लिए प्रॉपर हेल्पफुल रही होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव और इम्पोर्टेंट वीडियोस आपके पास आती रहे। ज्यादा से ज्यादा वीडियो करें शेयर ताकि और भी लोग जुड़ जाए। अपने कमेंट्स शेयर आउट आप यहाँ पे, या हमारा इंस्टाग्राम आईडी भी है मेडिको स्पेस साक्षी मिश्रा के नाम से, वहां पे अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। बाकी ये जो डेरिवेशन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 2024 के सेट में आया था, हो सकता है 2026 के सेट में भी आपसे पूछ लिया जाए। क्लियर। स्क्रीनशॉट कर लीजिए और किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट कर दीजिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे वीडियो हमने आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया है, वो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। स्क्रीनशॉट कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।